हेलो डियर, वेलकम करता हूँ एमएस सिंह 2 के। लोग अच्छे से देखिएगा, ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछ दे, तो अच्छे से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने में है, बढ़िया से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अब आपके एमएसएन 1 हो, एमएसएन 2 हो या फिर आपके चाइल्ड हेल्थ हो, सब में अब बीमारी के बारे में शुरू हो चुका है, बीमारी के बारे में बताना है। तो बीमारी के बारे में बताने के लिए आपको 5 पॉइंट ध्यान में रखना है। वो बीमारी होता क्या है वो तो लिख ही दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा उसका कारण, उसका लक्षण, उसका निदान, उसका जटिलता और उसका जो है उपचार। ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ये 5 पॉइंट ध्यान में आप रखिएगा याद, तो ये 5 पॉइंट आपको बताएगा कि आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, या फिर आपके क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पे दे देगा कि कारण, लक्षण और प्रबंध बताइए, ठीक है। अब प्रबंध में मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्सिंग प्रबंध होता है, सर्जिकल प्रबंध होता है, चिकित्सीय प्रबंध होता है। तो उस बीमारी में, उस प्रोसेस में अगर तीनों होगा, 2 तो होगा ही होगा। मेडिकल तो हर एक बीमारी में संभव है, दवाई के द्वारा उपचार करना या कुछ सहायक उपचार करना, वो तो सब में संभव है, सब बीमारी में। लेकिन कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जहाँ पे सर्जरी भी होता है, जिसके लिए सर्जरी भी संभव है, तो उसमें सर्जिकल प्रबंध भी लिखाएगा। जैसे आज जो हम बताने जा रहे हैं, प्रश्न है हमारा मस्टॉइडाइटिस। मस्टॉइड आप लोग सुने होइएगा, मस्टॉइड से ही जो है हमारा मस्टॉइडाइटिस बना है। किसी भी चीज़ के लास्ट में अगर आइटिस लगा दिया जाता है तो हम लोग समझते हैं कि यह इन्फ्लामेशन होता है, यह किसी भी चीज़ को इन्फ्लामेटेड कर देता है। अगर यह लगा हुआ है तो हम लोग समझते हैं कि वह उसमें इन्फ्लामेशन को बताता है। अब इन्फ्लामेशन होता क्या है, आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूँ कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन होना, दर्द होना, ठीक है, वहाँ पे लालिमा होना, खुजलाहट, इचिंग, ये सब जो है हमारा इन्फ्लामेशन के अंदर होता है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन को आइटिस के द्वारा हम लोग सफिक्स के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मस्टॉइडाइटिस है, इसके बारे में बताना है, इसके चिन्ह, लक्षण बताना है और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध को बताना है। अब प्री और पोस्ट या पेरी ऑपरेटिव प्रबंध तभी आता है जब आपके सर्जरी होगा तब, ठीक है। सर्जरी होगा तो आपको प्री और पोस्ट, देखिए एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछता है, कहेगा कि फलाने सर्जरी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध लिखे। नर्सिंग प्रबंध प्री और पोस्ट मतलब सर्जरी से पहले और बाद, ठीक है, ऐसे पूछ देगा। अगर ऐसे नहीं देगा तो आपसे सीधे कह देगा कि सर्जिकल प्रबंध बताए, इसमें नर्सिंग प्रबंध बताए। तो अगर नर्सिंग प्रबंध किसी सर्जरी में पूछेगा और ये नहीं क्लियर करेगा कि प्री और पोस्ट बताना है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों लिखना पड़ेगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए दे सकते हैं साइन, सिम्टम्स, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मस्टॉइडाइटिस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मस्टॉइडाइटिस होता क्या है। माय डियर, मस्टॉइडाइटिस जो होता है वह यहीं पे फिगर के भी माध्यम से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए मस्टॉइडाइटिस, ठीक है, कान के पीछे कर्ण मूल अस्थि, मस्टॉइड प्रोसेस, कान के पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो कान है, कान के ठीक पीछे ये अस्थि जो होता है, आप लोग छू के देखिएगा अपने कान के पीछे, वहाँ पे हड्डी आपको महसूस होगा। वही हड्डी जो है मस्टॉइड बोन होता है, मस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है, कर्णमूल अस्थि बोलते हैं। इसके कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण को कर्णमूल शोथ यानी मस्टॉइडाइटिस कहते हैं। कान से जुड़ी मस्टॉइड अस्थि के एंट्रम का पर्दा जो है मस्टॉइडाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग को एक समझना पड़ेगा माय डियर कि कान से जुड़ा हुआ हमारा ये हड्डी होता है, कौन, मस्टॉइड, जो कि कान के पीछे होता है, जिसे हिंदी में कर्णमूल अस्थि कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि जानते हैं हड्डी हो या मांस हो, कुछ भी हो, सब के सब हमारा कोशिका से बना है। तो ये जो मस्टॉइड बोन का जो कोशिका है, इसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसी को जो है हम लोग मस्टॉइडाइटिस कहते हैं, ठीक है। यानी ये कान से जुड़ा हुआ जो बोन है, इसके एंट्रम का पर्दा, ठीक है ना, एंट्रम का पर्दा मस्टॉइडाइटिस कहलाता है। ये यहाँ पे मस्टॉइडाइटिस होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पे मस्टोइड बोन होता है और यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि इस प्रकार से सूजन आपको दिखा रहा है ना, यही सूजन इन्फ्लामेशन संक्रमण वगैरह होता है, या इसको इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। और इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ संक्रमण से ही नहीं होता है, चोट उट लगने से कारण से भी होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सूजन हुआ है। अब ये कान के पीछे वाला जो हड्डी होता है इस पर जुड़ा हुआ होता है मस्टोइड बोन, ठीक है। मस्टोइड बोन जुड़ा होता है कान से। अब अगर मान गए इस मस्टोइड बोन में अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट आपके कानों तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि पहले जो हम लोग देखे हैं, इससे पहले हम लोग कान के क्या देखें, ओटाइटिस मीडिया देखे हैं ना, मेनियर्स रोग देखे हैं, काने का ही था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि मस्टोइडेक्टोमी भी होगा, मस्टोइड प्रोसेस का सर्जरी भी होगा वहाँ भी। तो क्योंकि कान से जुड़ा हुआ है, तो अगर कान में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कहीं मस्टोइड बोन के कारण भी हो, इसमें चोट लगने के कारण भी कान में आंतरिक क्षति पहुँचता हो, तो इसके कारण समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मस्टोइड क्या होता है और मस्टोइडाइटिस क्या होता है, तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए ना। देख सकते हैं नॉर्मली आप लोग देखते भी होइएगा कि ये चीज़ें अगर संक्रमण होता है ना, इसमें अगर संक्रमण के कारण ये प्रॉब्लम है तो देखते होइएगा आप लोग, ये चीज़ें बच्चा में ज़्यादा होता है। बच्चा के कान के पीछे आप लोग देखते होइएगा कि सूजन हो जाता है, एकदम लाल हो जाएगा और सूजन हो जाता है, किसी किसी का तो उसमें घाव भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अगर कान के पीछे होता है मस्टोइड बोन में, तो यही हमारा मस्टोइडाइटिस होता है। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इसमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया मस्टोइड, समझ गए कि मस्टोइड बोन से कान से जुड़ी हुई जो मस्टोइड बोन है उसके एंट्रम में इन्फ्लामेशन होना मस्टोइडाइटिस कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए माय डियर, अब आप लोग को पता है कि कोई भी इन्फ्लामेशन हो, कोई भी बीमारी हो, संक्रमण हो, उसका कारण होता है। तो देख लीजिए, कारण में मस्टोइड बोन में चोट लगना। अगर मान गए कान के पीछे मस्टोइड बोन में किसी चीज़ से चोट लग गया हो तो ये कारण बन सकता है इन्फ्लामेशन का। अगर बार बार ओटाइटिस हुआ है, ओटाइटिस मतलब समझ रहे हैं ना कि मध्य कान का संक्रमण, अगर बार बार मध्य कान में संक्रमण हो रहा है तो हम लोग को पता है कि कान से जुड़ा हुआ है मस्टोइड बोन, तो कहीं ना कहीं मस्टोइड बोन में भी क्षति पहुँचा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है ऑस्टिचियन ट्यूब में अवरोध। अब एक ट्यूब होता है कान के अंदर, ठीक है। ये ऑस्टियन ट्यूब में जो है क्या होगा, अवरोध होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम होगा। एलर्जी होना, ठीक है, एलर्जी होना, वायरल इन्फेक्शन होना, तो अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण मस्टोइड बोन में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कारण यहाँ पे बता दिए। कारण में एक बार और देख लीजिए, चोट लगना मस्टोइड बोन में, बार बार ओटाइटिस होना, ऑस्टिचियन ट्यूब में अवरोध होना, एलर्जी होना। ओके, चलिए क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। अब हमको लक्षण दिखना है। अब मानिए हमको कान के पीछे हड्डी में हमें प्रॉब्लम आ गया है, तो क्या क्या जो है अनुभव करेंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, कान के पीछे अस्थि में तेज दर्द होगा। अब माय डियर, अगर समझिए चोट के कारण हो या संक्रमण के कारण हो या एलर्जी के कारण हो, किसी भी कारण से या ओटाइटिस के कारण हमें मस्टोइड बोन में प्रॉब्लम आ गया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने से तेज दर्द होगा ही होगा, वो भी कान में है, कान के आसपास में है तो होगा ही होगा। मस्टोइड बोन लाल हो जाता है, रेडनेस, जो ऊपर अभी देखे हैं ना, ये आप लोग अनुभव भी करते होइएगा। अगर किसी को अगर होता है कान के पीछे तो वह बिल्कुल लाल होता है, ठीक है। वहाँ पे सूजन हो जाता है, मस्टोइड बोन पर सूजन हो जाता है। अब आप लोग को पता है कान में हो या कहीं दर्द होता है, कुछ होता है तो बुखार हो ही जाता है, तो यह भी एक लक्षण दिखता है। कान में संक्रमित स्राव रिसार, ओटोरिया, ओटोरिया मतलब होता है कि कान से स्राव होना, संक्रमित स्राव होना, ठीक है, कान से सिक्रेशन होगा। श्रवण क्षमता में कमी आएगा, हियरिंग लॉस होगा। उल्टी एवं जी घबराएगा, क्योंकि कान हमारा संतुलन बनाने का भी काम करता है। अगर कान के आसपास ही प्रॉब्लम होगा तो जी घबराना और उल्टी होना तो होगा ही होगा। श्रवण क्षमता में लॉस होगा ही होगा। कान से संक्रमित स्राव जाएगा ही जाएगा। बुखार तो होगा ही होगा, दर्द होगा तो, और मस्टोइड बोन पर सूजन भी होगा, लालिमा भी होगा, तेज दर्द भी होगा। तो यह सब लक्षण और चिन्ह होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी। संतुलन बिगड़ना, यह भी एक लक्षण चिन्ह ही होगा।
अब निदान मतलब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा देख लीजिए। सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। 3 चीज़ें अगर आप किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। पहला, हिस्ट्री कलेक्शन, किसी भी बीमारी के मरीजों का हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। दूसरा है उसके शारीरिक जांच करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और ब्लड इन्वेस्टिगेट। यह 3 चीज़ें किसी भी बीमारी के लिए मस्ट है और लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है ईयर डिस्चार्ज कल्चर, कान से जो डिस्चार्ज सिक्रेशन होता है उसको जो है क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कल्चर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सरे करेंगे, इससे भी नहीं होगा, सीटी स्कैन करवाएंगे। तो और सारे जो है हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। चलिए जटिलता में, कॉम्प्लिकेशन में क्या लिखते हैं, जटिलता में क्या लिखते हैं माय डियर। जटिलता के मतलब होता है कि मान गए इस बीमारी को अगर ना ट्रीटमेंट कराया जाए तो और क्या जो है रूप ले सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है मस्टोइड बोन क्या क्या पैदा कर सकता है आगे, मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का प्रॉब्लम, मेनिंजाइटिस, चेहरे पर लकवा, फेशियल पैल्सी, चेहरा पर लकवा मार देगा, ठीक है। मस्तिष्क में घाव होना, ब्रेन अब्सेस होना, चूँकि संक्रमण फैलते जाएगा तो कान के आसपास ही हमारा ब्रेन है तो उसमें संक्रमण हो जाएगा। लैब्रेंथाइटिस, जो लैब्रिंथ होता है उसमें जो है संक्रमण, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो लैब्रेंथाइटिस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से माय डियर कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस, फेशियल पाल्सी, ब्रेन अब्सेस, लैब्रेंथाइटिस, यह कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा मस्टोइड बोन का, ओके। चलिए अब माय डियर हम लोग जानते हैं प्रबंध। अब हम लोग जटिलता देख लिए तो अब प्रबंध बताना है। अब मैं आप लोग को बता चुका हूँ प्रबंध में 3 चीज़ें होगा, अगर सर्जरी संभव होगा तो सर्जरी लगाकर 3 प्रबंध होगा, नहीं तो ऐसे प्रबंध में अगर सर्जरी नहीं होगा तो 2 प्रबंध होगा, एक चिकित्सीय प्रबंध और एक नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए प्रबंध में हमें क्या लिखना है, पहले चिकित्सीय प्रबंध, किसी भी बीमारी का पहले दवाई ही चलता है, अगर दवाई से नहीं सुनता है तब जाके हम उसे, अगर सर्जरी संभव है तो सर्जरी करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक देंगे, अगर मान गए संक्रमण के कारण ये प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, जेंटामाइसिन देंगे, एमोक्सिक्लेव देंगे, ठीक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक है, नाम याद रख लीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन। यह जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ज़्यादा कान, नाक में और आँख में एंटीबायोटिक के रूप में काम ज़्यादा करता है, ठीक है, जेंटामाइसिन, ओके। एमोक्सिक्लेव जो होता है वह घाव वगैरह में ज़्यादा काम देता है। रोगी को एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक, ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम। देखिए ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम दोनों दर्द से राहत के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यह एनाल्जेसिक होता है, ओके। चलिए अब यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने बता दिया दर्द के लिए और संक्रमण के लिए यही 2 मुख्य चीज़ें हैं। आप लिखने के लिए चिकित्सीय प्रबंध में और लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग फीवर भी देखे हैं तो फीवर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फीवर के लिए क्या लिखेंगे, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक लिखेंगे, पैरासीटामोल, ठीक है ना, डाइलोना ये लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया सॉरी डाइलोना नहीं, डोलो जो है बुखार के लिए काम आता है, तो वो चीज़ें हो जाएगा, समझ गए चीज़ों को। चलिए अब इसमें सहायक लक्षण का भी जो है आप चीज़ें को ऐड कर सकते हैं चिकित्सीय प्रबंध में, ओके। अब आ गया सर्जिकल प्रबंध। अब मस्टोइड बोन मान गए दवाई दिए, संक्रमण का, दर्द का, उससे राहत नहीं हो रहा है, संक्रमण नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि इसका प्रॉब्लम अंदर तक जा चुका है या कोई चोट के कारण हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। सर्जरी जो है हम तब करते हैं जब सीवियर इन्फ्लामेशन हो, मतलब बहुत खतरनाक गंभीर जो है पर्दाह हुआ हो, तो जो है हम ये सर्जिकल प्रबंध करते हैं, ठीक है। चलिए सर्जरी में 2 महत्वपूर्ण सर्जरी होता है, एक मस्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति हो तो यह सर्जरी की जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट होगा मस्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति होती है ना तो हम लोग जो है क्या करते हैं, पहला वाला काम में करते हैं, ठीक है। यह चीज़ें आप लोग देख लीजिए माय डियर, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। पहला वाला जो है इसमें मैरिंगोटोमी होता है, क्या होता है, मैरिंगोटोमी, ठीक है, मैरिंगोटोमी याद रखिए, ठीक है। ये पहला वाला में लिख लीजिएगा। अगर मान के मस्टोइड बोन में अगर लिमिट क्षति हुआ हो, ठीक है ना, लिमिट अगर डैमेज हुआ हो तो उसे मैरिंगोटोमी के द्वारा जो है सर्जरी करके ठीक किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि टोमी मतलब होता है सर्जरी, जिसके भी अंत में टोमी लगा हो तो सर्जरी होगा। मैरिंग मतलब जो हमारा मैरिंग होता है उससे
मैरिंज जो होता है उस मैरिंग को जो है सर्जरी द्वारा करते हैं तो मैरिंगटोमी होता है, ठीक है। तो ये कब किया जाएगा, जब मस्टोइड बोन में हल्का फल्का क्षति हुआ हो, लिमिट क्षति हुआ हो, तब मैरिंगटोमी किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पहला लिख लीजिएगा, समझ गए। दूसरा है माय डियर मस्टोइडेक्टोमी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं पे पूछता है कि मस्टोइडाइटिस होता क्या है, कारण लक्षण बताए, निदान बताए, और साथ में ये पूछ लेगा कि मस्टोइडाइटिस वाले मरीजों का सर्जिकल प्रबंध बताएं। तो सर्जिकल प्रबंध इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, मस्टोइडाइटिस वाले पेशेंट का मस्टोइडेक्टोमी सर्जरी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें होता है कि जितना जगह अगर इन्फ्लामेटेड पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, और यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। मस्टोइड बोन मान गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ठीक है ना, मान गए यह पूरा मस्टोइड बोन है, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक क्षति हो गया है मस्टोइड बोन में, तो क्या करते हैं, उसको मैरिंगटोमी करेंगे, ठीक है। लेकिन लिमिट क्षेत्र है तो मैरिंगटोमी करेंगे। लेकिन अगर लिमिट ना है, असीमित है, ठीक है, अगर मान गए बहुत ज़्यादा दूर तक है तो उसमें मस्टोइडेक्टोमी करते हैं, और जितना दूर तक इन्फ्लामेटेड पार्ट का असर होता है वो उतना दूर तक जो है उसको मस्टोइडेक्टोमी के द्वारा हटा देते हैं, ठीक है। याद रखिए स्पेलिंग, मस्टोइड लिखकर उसमें डेक्टोमी लिख दीजिएगा, मस्टोइडेक्टोमी हो जाएगा। इसमें इन्फ्लामेटेड पार्ट को हटा दिया जाता है। यह 2 प्रकार से होता है यह सर्जरी, ठीक है। एक होता है पार्शियल मस्टोइडेक्टोमी और एक होता है रेडिकल मस्टोइडेक्टोमी। दोनों याद रखिएगा, पार्शियल मस्टोइडेक्टोमी और रेडिकल मस्टोइडेक्टोमी, ठीक है। अब ये लिख दीजिएगा कि इसमें मस्टोइडेक्टोमी होता है। तो इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि मस्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट का जो है सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग प्रबंध बताए। तो माय डियर, मैं नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि सर्जिकल वाले पेशेंट का कैसे नर्सिंग प्रबंध जो है आपको लिखना है, कैसे दिमाग में पॉइंट बनाना है, कैसे लिखना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट बनना चाहते हैं सबके तरह, तो डायरेक्ट जो है लिखिए नर्सिंग प्रबंध शैल क्रिया से पूर्व, और उसमें जो है सीधा जितना पॉइंट होता है 7, 8, 10, 15 पॉइंट लिखते चलिए। फिर उसके बाद पॉइंट दीजिए सर्जिकल प्रक्रिया के बाद नर्सिंग देखभाल, फिर उसमें जो है चीज़ों को लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं पढ़ा चुका हूं कि सर्जरी से पूर्व और सर्जरी के बाद जो है देखभाल कैसे करनी चाहिए, ठीक है, मैं बता चुका हूं। तो उसके आधारित, चूँकि यह कान का समस्या है, तो उसी हिसाब से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बाकी सब पॉइंट उसी के तरीक़ा से आप लिख सकते हैं जो मैं पर्सनल पढ़ा चुका हूं कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कैसे जो है हम पेशेंट को देखभाल करते हैं। बस इसमें वर्ड ये लगा देना है, मस्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट को, मस्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है। बाकी टाइम हम लैप्स नहीं करेंगे, आप लोग ये देख लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिखिएगा मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। चूँकि नर्सिंग प्रबंध आपको सभी जो है सभी बीमारी में आएगा, सभी सर्जरी में आएगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल क्या है, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस बहुत लोगों को होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉन्सिलाइटिस होता है और यह टॉन्सिलाइटिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। याद रखिएगा, टॉन्सिलाइटिस के कारण, लक्षण, उपचार, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यह भी हमारा ENT से रिलेटेड है, मुंह में होने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ें दिख रहा होगा माय डियर, देखिए टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। देखिए टॉन्सिल, मैं बता देता हूँ, टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल है, ठीक है। अब इस टॉन्सिल में आइटिस लगा देंगे तो यही टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल का पर्दा, मुख गुहा। अब ये जो टॉन्सिल होता है कहाँ होता है, ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना। ओरो मतलब मुख और फेरिंग्स दोनों के जो है ज्वाइंट स्थल पर हमारा यही जो है क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ए वाला पार्ट, यही वाला पार्ट हमारा इस साइड, और इस साइड जो दिख रहा है यही टॉन्सिल होता है। अगर इसी भी टॉन्सिल में कोई पर्दा, कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ें होता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं लाल हो जाएगा, टॉन्सिल में संक्रमण हो जाएगा, टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, ठीक है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
आप लोग खुद का भी अनुभव कर सकते हैं, सबके मुंह के पीछे वाला जो भाग होता है वहाँ पे जो है हमारा टॉन्सिल दोनों साइड में रहता है छोटा छोटा, और यही अगर प्रॉब्लम होता है इसमें इन्फेक्शन या कोई रीजन से अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पे लाल हो जाएगा इस प्रकार से, उसमें जो है सूजन हो जाएगा, टॉन्सिल बढ़ा हुआ लगेगा, सूजा हुआ लगेगा, और यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेटेड टॉन्सिल होता है, जिसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो देखिए चीज़ों को पढ़िएगा आसानी से तो आसानी से समझ में आएगा, अगर ज़्यादा जोर लगा के पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो ये कहता है कि मुख गुहा के पिछले भाग, मुख गुहा क्या, यही ना है मुख गुहा, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स का मतलब होता है ओरल, ठीक है, ओरल मतलब मुख प्लस फेरिंग्स, इस दोनों के जो ज्वाइंट स्थल होता है मुख गुहा में, वहीं पर एक टॉन्सिल स्थित होता है, टॉन्सिल, और उसी में संक्रमण द्वारा जो पर्दा होता है वह जो सूजन होता है उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर केसेज में जो टॉन्सिल होता है वह इन्फेक्शन के कारण ही होता है, ठीक है, कुछ ही रीजन हो सकता है कि वह चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो, अगर मुंह में आप जो भोजन वजन करते हैं उससे, ठीक है, वरना 99% मामले में यह इन्फेक्शन के कारण ही टॉन्सिलाइटिस होते हैं, ठीक है। चलिए कारण क्या क्या होते हैं, तो जब संक्रमण की बातें आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु आ जाएंगे, जैसे हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है, स्टेफाइलोकोकी, निमोनोकोकी, यह सब बैक्टीरियल है, ठीक है, जो आपके मुंह में इन्फेक्शन कर सकते हैं टॉन्सिल को। तो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी द्वारा, स्टेफाइलोकोकी द्वारा, निमोनोकोकी द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा, ठीक है, ये सब कारण बनते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण, अगर मान गए ठीक है ऊपर में कोई संक्रमण हुआ है, ठीक है ना, तो उस संक्रमण के जरिए भी टॉन्सिल में संक्रमण हो सकता है। प्रदूषित वायु और भोजन के जरिए भी हो सकता है। तो नॉर्मली इसमें जो होता है यही है, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकी, निमोनोकोकी, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा, ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण, प्रदूषित वायु और भोजन के द्वारा, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं टॉन्सिलाइटिस होने का। लक्षण क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर, अब मान गए किसी को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, टॉन्सिल में संक्रमण हो चुका है, तो उससे क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले गले में खराश होगा, ठीक है, सॉर थ्रोट होगा, ठीक है, निगलने में दर्द होगा, डिस्फेजिया होगा, चूँकि यहीं पे दोनों साइड से ही जो है क्या होता है व्यक्ति के टॉन्सिल होता है, तो जब से ही भोजन निकलता है तो इसमें टच होगा ही होगा, तो टच होगा तो दर्द होगा, निगलने में दर्द होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बुखार आएगा, अब चूँकि हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर भी देखे हैं कि जैसे ही दर्द होता है तो दर्द के असर से बुखार हो ही जाता है, ठीक है। बॉडी एक होगा, बदन दर्द कर सकता है, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, वाइट कंटेंट डिस्चार्ज होगा, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, वाइट कोटेड टंगू, मतलब जो टंगू है उस पर वाइट परत बनने लगेगा, सर्दी लगना, कंपकपी आना, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस के साथ में आ जाता है। गले की लसिका ग्रंथियों में सूजन, जो लिम्फ ग्लैंड होता है गले का, उसमें भी सूजन आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम अनेकों लक्षण देते हैं, और यही लक्षण सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गले में खराश होना, निगलने में दर्द होना, बुखार आना, बदन दर्द होना, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, सर्दी लगना, कंपकंपी आना, ठीक है ना, गले की लसिका, लिम्फ ग्लैंड में सूजन होना। तो ये सब चूँकि हम लोग जानते हैं गले में ही एक लिम्फ नोड गले में होता है, तो उसमें भी सूजन आ जाता है, ठीक है ना। अब इसका उपचार क्या है, तो हम लोग जानते हैं उपचार में क्या क्या होगा। तो चलिए उपचार में हम लोग देखते हैं, उपचार कहिए या प्रबंध कहिए, बात वही है। उपचार में बात होगा तो पहले हम लोग मेडिकल प्रबंध लिखेंगे, चिकित्सीय प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। देखिए रोगी को संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे सेफोटाजाइम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, यह सब के सब एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। सेफोटाजाइम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन। अब मान गए इसमें से चारों नहीं रख पा रहे हैं, तो जो आसान लगे एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, यही 3 याद रखिए, एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। रोगी को एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, ठीक है, यह दवाइयाँ देते हैं दर्द से राहत के लिए, बुखार से कम करने के लिए, ठीक है। तीसरा है गंभीर स्थिति में सर्जरी के द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, इसे टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। माय डियर, अब
उपचार में हम संक्रमण के लिए, बुखार के लिए, दर्द के लिए दवाइयाँ देंगे, ठीक है। अगर उससे ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ और टॉन्सिल और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसमें गंभीर संक्रमण होते जा रहा है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं जिसमें टॉन्सिल को हम लोग टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के द्वारा काट कर हटा देते हैं और काम तमाम हो जाता है टॉन्सिल का, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा कि अगर उपचार दवाई के द्वारा अगर संभव न हो टॉन्सिलाइटिस का, तो उसमें टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है, जिसे यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब पेशेंट को मानिए सर्जिकल प्रोसेस में टॉन्सिलेक्टोमी करके टॉन्सिल को हटा दिया गया, तो यह तो उपचार हो गया। अब इसमें नर्सिंग प्रबंध में आप क्या क्या लिखेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि सर्जिकल टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट के लिए, मतलब जिसका टॉन्सिल का सर्जरी हुआ है उसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। तो टॉन्सिलेक्टोमी में पेशेंट को टॉन्सिल के सर्जरी होने से पहले, मतलब प्री ऑपरेटिव, और टॉन्सिल के सर्जरी होने के बाद क्या क्या देखभाल हम करेंगे ये बताना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या देखभाल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को बता देते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ठीक है, मतलब सर्जरी से पहले देख लीजिए यहाँ पे, रोगी व परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे। रोगी को सर्जरी के लाभ व हानि के बारे में बताएंगे। रोगी को सभी वाइटल साइन की जांच करनी चाहिए। ओटी में भेजने से पूर्व रोगी का तैयार करना चाहिए और डॉक्टर को निर्देशित सभी दवाइयाँ पेशेंट को दी जानी चाहिए। ये सर्जरी से पहले की बात है। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप उसमें, ऐसा नहीं है कि 4 पॉइंट हो गया तो अब प्री ऑपरेटिव केयर हो गया, लगभग 10-15 पॉइंट आप लिखेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। मैं बता दिया हूँ कि इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। शल्य क्रिया के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। रोगी के जैविक चिन्हों को नियमित वहाँ भी किए, यहाँ भी जांच करेंगे। ऑपरेशन के बाद जो है लेटरल पोजीशन में लिटाएंगे। क्यों? क्योंकि मुंह से कोई भी शराब हो या रक्त का हो या कुछ भी हो, नाक से कोई शराब हो तो वह डायरेक्ट बाहर निकल जाए, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में डॉक्टर द्वारा निर्देशित सभी एंटीबायोटिक दवाइयाँ नियमित रूप से देंगे, ओके। रोगी को आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयाँ दी जाती है, जैसे एंटीमेटिक, वोमिटिंग को रोकने के लिए, एंटीपायरेटिक्स और एंटासिड, ठीक है। और पेशेंट का चूँकि सर्जरी हुआ है तो जब तक डॉक्टर का निर्देश ना हो तब तक जो है हम पेशेंट को मुंह के द्वारा भोजन नहीं देंगे, क्योंकि मुंह का ही सर्जरी है। तो अन्य प्रोसेस, अन्य देखभाल आप लोग खुद से लिखिएगा, ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को मैं बता चुका हूं कि नर्सिंग प्रबंध सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद कैसे लिखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉइंट में पॉइंट बनाते चलिए, उसमें लिखते चलिए। ये तो खैर एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह है कि हाँ सीधा सर्जिकल क्रिया के बाद जो है 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिख दे, तो ये तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है ना। बाकी आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से लिखिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।